A very important question, that is, name different types of continuous charge distribution and define respective charge densities. So, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली दो तरह की होती है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट यानी फैला हुआ सा, कोई चार्ज यहाँ पे है कभी चार्ज यहाँ पे, ये फैला हुआ सा, कोई सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या होता है, अगर सारे चार्जेस एक पर्टिकुलर फॉर्म में ओरिएंटेड रहे, जैसे लाइन में ओरिएंट हो सकती है, कुछ एरिया में शीट बना सकती है या कोई वॉल्यूम बना सकती है, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब फैली हुई से रहें उसे डिस्क्रीट और एक लगातार फॉर्म में रहें उसे कंटिन्यूअस कहेंगे। नॉर्मली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज लाइन चार्ज, सेकंड इज surface charge, and third is volume charge. Going to the first part, that is line charge distribution. इसका definition होगा हमारे पास, the charge distribution along a one-dimensional curve or line is called line charge or linear charge distribution. यानी एक लाइन में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट की हुई रही इस तरह से, उसे कहेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एक वर्ड होता है डेंसिटी। नॉर्मली डेंसिटी का मतलब जानते हैं मास बाय वॉल्यूम, लेकिन यहां डेंसिटी कुछ अलग होगी। यहां पे जिस पार्ट का क्वेश्चन यहां जिक्र कर रहे हैं वो बात है डिफाइन रेस्पेक्टिव चार्ज डेंसिटीज। वैसे ही उसी तरह से लाइन चार्ज के लिए जो चार्ज डेंसिटी होती है उसे कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। इसे डिफाइन करते हैं हम लोग, लाइन चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी अगर मान लीजिए यहां से यहां तक ये पूरे लाइन का लेंथ 10 मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, एंड यहां पे 10 चार्जेस मौजूद है। माइंडेड, लेंथ कितना 10 मीटर और चार्जेस कितने हैं 10 कूलम, तो 1 मीटर में कितना चार्ज होगा 10 में 10 कूलम, तो 1 में कितना 1 कूलम रहेगा। यानी हमने क्या किया, जैसे कि मान ले कुछ एक लाइन का लेंथ हम लेते हैं, मान लेते हैं 100 मीटर है, एंड इस 100 मीटर की लाइन में लगभग मान ले 10 कूलम चार्ज है। सो कैसे किए हम लोग, 100 मीटर में 10 कूलम है, तो 1 मीटर में कितना होगा हमारे पास 10/100, दैट इज 0.1 कूलम। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, हमने पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसे हमने निकाला, और इसे हम कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। यानी पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हो किसी लाइन में, उसे जो निकालते हैं उसे ही कहते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। इसलिए डेफिनेशन क्या लिखा गया फिर से देखिए, लाइन चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। अब इसके मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लोग आए यहाँ पे, कैसे होगा हमारे पास, लैम्डा यानी लाइन चार्ज डेंसिटी, और ये लैम्डा इक्वल टू कितना है चार्ज, या फिर कहे तो ज़्यादा बेटर होगा आप लिए टोटल चार्ज, टोटल लेंथ। चार्ज कितना Q से डिनोट करते हैं, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, सिंपल। ये लैम्डा इक्वल टू क्या होता है चार्ज बाय लेंथ, सिंपल। अब अगर मान ले कि इस पूरे लेंथ ऑफ लाइन के लिए नहीं, एक बहुत ही छोटे से हिस्से के लिए, जैसे यहां से लेके यहां का लेंथ कितना है L ले रहे हैं, तो इस छोटे से हिस्से का लेंथ हम मान लेते हैं DL, और इस DL में चार्ज कितना है DQ मान ले। पूरे का लेंथ L है और पूरे में चार्ज कितना है Q है,
लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इस छोटे से हिस्से के लिए, उसमें चार्ज कितना है, dq। इन दैट केस जो लैम्डा होगा हमारे पास वो कितना होगा, dq बाय dl। क्लियर? इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमें निकालने बोला जाता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सोचिए, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे ए से बी का लेंथ को मान लेते हैं L, जिसमें चार्ज है Q। हम एक छोटा सा हिस्सा मान रहे हैं, बहुत ही एलिमेंट्री लेंथ है, जिसे हम लेंथ मान ले रहे हैं यहाँ पे dl, और इस छोटे से लेंथ का जो चार्ज है उसे मान लेते हैं dq। इन दैट केस हमें पता है लैम्डा इक्वल टू कितना होगा आपके पास, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म से लिखना शुरू करें, ज़्यादा बेटर होगा, नोट्स बनता जाएगा आपका। सो लेट अस कंसिडर अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ L विथ टोटल चार्ज Q। अब यहाँ क्या माना गया है, छोटा सा लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ लिया गया है dl, जिसमें चार्ज है dq। सो लेट dq बी द चार्ज ऑफ एलिमेंट्री लेंथ dl। इन दैट केस हमारा जो लैम्डा होगा वो कितना होगा आपके पास, dq बाय dl होगा। वैसे ही dq इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, लैम्डा dl। नाउ ये जो dq चार्ज है वो जब भी चीज़ें छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में दी जाती है एंड आपको जोड़ के कुछ बड़ा सा कुछ बनाना है, जैसे एक छोटा सा चार्ज दिया है छोटे लेंथ के लिए, यानी इस छोटे से लेंथ के लिए छोटा चार्ज कितना है, dq। लेकिन हमें निकालना है किसके लिए, पूरे लेंथ के लिए निकालना है, तो पूरे लेंथ में कितना होगा, कुछ और भी तो चार्ज होगा ना। जब ऐसा कुछ दिया रहे, एक छोटा सा पोर्शन का आपको बता दिया गया सारा डिटेल, आपको वही डिटेल को लेते हुए पूरे सरफेस या पूरे लाइन के लिए निकालना पड़े, इन दैट केस हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। नाउ क्योंकि dq चार्ज किसके लिए है, एक छोटे से पोर्शन के लिए था, तो पूरे पोर्शन के लिए कितना होगा हमारे पास, या इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कितना होगा आपके पास, इंटीग्रेशन dq इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा dl। एक बात आपको ये भी पता है कि जब सारे चार्जेस को जोड़ा जाएगा, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ सिस्टम के लिए, टोटल चार्ज दिया हुआ है Q। एक छोटे से पोर्शन का चार्ज कितना है, dq, और पूरे लेंथ के लिए चार्ज कितना है, Q। सो जब इस dq का इंटीग्रेशन किया जाएगा, यानी छोटे से चार्जेस को जोड़ के बड़ा चार्ज बनाया जाएगा, वो चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू कितना, लैम्डा dl। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि dq चार्ज था इस छोटे से हिस्से का, और पूरे जो लाइन का जो चार्ज है वो कितना है, Q है। सो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, पूरा चार्ज कितना है, इंटीग्रेशन यानी पूरा चार्ज कितना है, Q इक्वल टू लैम्डा dl। ओके, अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। क्लियर? अब ये R क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं ये हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, एंड पॉइंट P कहीं भी रैंडम है, मान लो पॉइंट P यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास है इसको हम R मान रहे हैं। पॉइंट P रैंडमली कहीं हम मान ले रहे हैं, और उस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे हम निकालना चाहते हैं। यानी हमें करना क्या है, एक कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है जो कि चार्ज से भरा हुआ है, कोई एक लाइन, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कुछ
कर्व भी हो सकता है। एंड हमें निकालना क्या है, सम पॉइंट P पे एट अ डिस्टेंस R, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमें वो निकालना है। एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एंड एट अ डिस्टेंस R हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। नाउ इक्वल टू कितना, इससे मान लें अगर इक्वेशन नंबर 2 अगर मान लें हम लोग, इन दैट केस यूजिंग इक्वेशन 1 in equation 2 we get E equal to 1 by 4 pi epsilon naught integration lambda dl by r square, और ये हमारा एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r। हमारा बेटर फॉर्म ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो हमने लिखा है ये सिंपल ऐसे लिखने से चलता है, लेकिन इसे और बेहतर कैसे लिखते देखिए, E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, नीचे लिखेंगे हम लोग L लैम्डा DL बाई R स्क्वायर। ये L डिनोट करता है लाइन इंटीग्रेशन, यानी जो चीज़ इंटीग्रेशन का हो रहा है यहाँ पे वो अलोंग द लाइन काम कर रहा है। क्लियर? जब भी इंटीग्रेशन अलोंग द लाइन होती है, या सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं या फिर कुछ भी निकाल रहे हैं, लेंथ के अलोंग काम, यानी इंटीग्रेशन के नीचे यहाँ पे L देते हैं हम यहाँ पे। या फिर हम कह सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन C DL बाई R स्क्वायर, जहां C डिनोट करता है कर्व। लाइन लिखे या कर्व लिखे दोनों ही चलता है, बस इतना याद रखिएगा, जब भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो नीचे एक L लिख दें और या फिर एक C लिख दें। वैसे ये जो इंटीग्रेशन में दिया है ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लाइन के अलॉन्ग ही काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर भी जब बेटर फॉर्म में कोई भी आंसर, जैसे कोई आप एग्जाम देते हैं जहां पे ये तीनों ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन दिया मान लेते हैं, इन दैट केस ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप नाम से देख ही रहे हैं यहाँ पे, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के ऊपर रहेगा, इन दैट केस उसे ही कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि जब सिस्टम एक लाइन के फॉर्म में था उसे लाइन चार्ज कह रहे थे। जब सिस्टम हमारा एक कोई सरफेस बना दे, कोई एरिया बना दे, इन दैट केस उसे कहेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा हमारे पास, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 2 डायमेंशनल सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, नाउ जैसे कि उसका डेंसिटी भी जानना हमको यहाँ पे, तो इसे लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे लाइन चार्ज में क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ था, तो सरफेस में क्या एरिया आएगा, इसलिए चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसे डिनोट करते हैं यूजिंग सिग्मा। क्लियर? यानी सिग्मा इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, सिग्मा इक्वल टू होगा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। ओके, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मान लें ये कोई रैंडम हम कोई एरिया मान ले रहे हैं, एंड इस एरिया में बहुत सारा चार्ज यहाँ पे भरा हुआ है, कितना वो नहीं पता, चार्ज भरा हुआ बहुत सारा, एंड इस टोटल चार्ज को हम मान ले रहे हैं Q। टोटल चार्ज है Q, और जो टोटल सरफेस एरिया है उसे मान लेते हैं S।
क्लियर? चार्ज कितना है टोटल Q और टोटल एरिया को हम S मान ले रहे हैं, और इसी एक एरिया में से एक छोटा सा एरिया यहाँ निकालते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा एरिया यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, एंड इस छोटे सा एरिया का चार्ज हमारे पास है, इसका चार्ज है dq चार्ज है, और इस छोटे से एरिया का सरफेस एरिया है ds। इस छोटे से एरिया का चार्ज कितना है dq, एंड छोटा सा एरिया कितना है ds। हमें निकालना है किसी रैंडम पॉइंट P पे इस पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हमें वो निकालना है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, लेट अस कंसिडर अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सरफेस एरिया S हैविंग चार्ज Q। लेट dq be elementary charge due to elementary area ds। नाउ अब इसका जो हमें लिखना वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, पहले वो निकाल लेना हमको यहाँ पे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, चार्ज बाय एरिया। तो अगर हम निकालना चाहे इस छोटे से एलिमेंट्री सेक्शन का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, हमें वो निकालना है। क्या होगा हमारे पास, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, चार्ज कितना है सेक्शन का dq बाय एरिया ds। याद कीजिए हमने लिखा था पहले भी, सिग्मा इक्वल टू होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। इस केस में हमारे पास जो चार्ज है वो dq है, और इस छोटे से का एरिया हमारे पास है ds। सो सिग्मा इक्वल टू dq बाय ds हो गया हमारे पास। नाउ यानी सिग्मा ds इक्वल टू dq कह सकते हैं, या फिर ज़्यादा बेटर यहाँ पे कि dq इक्वल लिखना सिग्मा ds। जैसे कि पहले हमने किया था इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि छोटे से के लिए है dq, तो पूरे के लिए कितना था q था, और पूरा कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद निकालते हैं। यानी फिर से है इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन dq इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा ds। नाउ इंटीग्रेशन dq कितना हो गया, टोटल चार्ज q सिग्मा ds। फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ इंटीग्रेशन एरिया का हो रहा है, यानी सरफेस एरिया हो रहा है, इसलिए जब भी हम ऐसा काम करते हैं वहां पे s लिखते हैं। जैसे उस केस में l यूज कर रहे थे, यहां यूज करेंगे s का। तो q इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा ds, इंटीग्रेशन सरफेस एरिया क्या है, इसे मान ली इक्वेशन नंबर 1 इस केस के लिए। एंड हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, सिंस E इक्वल टू होता है हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। यहां इसे मान ली इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 इंटू 1 का यूज कर रहे हैं 2 में, इन दैट केस कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, हमें मिल जाएगा इस Q के वैल्यू के यहाँ पुट कर रहे हैं जस्ट, सो हमें मिलता है E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशंस ऑफ सरफेस एरिया Q कितना है सिग्मा ds by R square। So this is the electric field due to surface charge distribution। अगर यहाँ S नहीं लिखते हैं, in that case हम यूज करते हैं यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन।
एक बार का मतलब होता है लाइन इंटीग्रेशन, 2 बार का मतलब होगा सरफेस इंटीग्रेशन बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली हमारा लास्ट है जो है वह वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या देखा, जब वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी लाइन का लॉन्ग हो उसे कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चीज़ें 2 डायमेंशन होना शुरू हो जाती है, जब चीज़ 2 डायमेंशन में था उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जब ये 3D फिगर बन जाएगा यानी कुछ ऐसा, आप देख सकते हैं ये 3D बन चुका है पूरा, हर डायमेंशन में कुछ ना कुछ चार्ज है। इन दैट केस जब चीज़ें 3 डायमेंशन में काम करना शुरू करती हैं उसे ही कहते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका हम लोग यहाँ पे, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 3 डायमेंशनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेंसिटी कितना होगा हमारे पास, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, और इसे डिनोट करते हैं हम लोग रो से। सो रो का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, रो इज इक्वल टू होगा टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट अस कंसिडर एक कोई 3D फिगर बनाते हैं, कोई रैंडम फिगर हो सकता है 3D में। एक कोई 3D फिगर बना ली एंड इस 3D फिगर में मान लीजिए इस 3D इंक्लोजर में चार्ज है, टोटल चार्ज इस पूरे बॉक्स का या फिर किस चीज़ का ही मान ले सकते हैं, इसका मान ले चार्ज Q एंड पूरे सिस्टम का वॉल्यूम को मान लेते हैं V। चार्ज इज Q एंड वॉल्यूम इज V। अब जो करना है हमको यहाँ पे, इस में से एक छोटा सा हिस्सा वॉल्यूम कंसिडर करेंगे एंड इस छोटे से वॉल्यूम का जो वॉल्यूम होगा उसे मान ले dV और इसमें चार्ज मान लेते हैं dQ। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है किसी रैंडम पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो मान ले पॉइंट P कहीं यहाँ पे है एंड इस पॉइंट P पे इस छोटे से एलिमेंट्री सेक्शन ऑफ वॉल्यूम के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ से लेके यहाँ आर माने, तो इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस छोटे से सेक्शन के लिए, पहले वो निकालेंगे और फिर निकालेंगे इस पूरे सिस्टम के लिए इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, हमें वो निकालना है। तो करना बिल्कुल वही तरीका जो हम अभी तक करते आए हैं अभी तक। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे आप हम लोग, लेट अस कंसिडर अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ चार्ज Q एंड वॉल्यूम V। लेट dQ बी एलिमेंट्री चार्ज ऑफ, ज़्यादा बेटर यहाँ लिखना होगा एलिमेंट्री, लेट dQ बी एलिमेंट्री चार्ज ऑफ एलिमेंट्री वॉल्यूम dV। अब हमारा काम है निकालना रो का वैल्यू कितना है, पहले वो निकालना है, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है पहले वो निकालना हमको। यहाँ पे हम जानते हैं रो का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। इस छोटे सेक्शन का चार्ज कितना है dQ एंड वॉल्यूम कितना है dV, यानी dQ इक्वल कितना आ रहा है आपके पास रो dV। फिर से वही बात, इस छोटे से के लिए चार्ज Q है तो पूरे के लिए कितना होगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dQ इक्वल टू इंटीग्रेशन रो dV और इंटीग्रेशन Q कितना होता है, टोटल चार्ज Q इक्वल टू इंटीग्रेशन रो dV। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर से हमें पता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है जो
हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस हमें पता है E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फिर यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, 1 को 2 में पुट कर रहे हैं तो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन बाय आर स्क्वायर। यहाँ जो देखने की बात यहाँ पे है वो है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। पहला लाइन था, फिर सरफेस से वॉल्यूम। जब भी इंटीग्रेशन वॉल्यूम का होगा हमेशा यूज़ करेंगे वहाँ पे नीचे हम लोग v यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे भी एक v लग जाएगा। ये रहा हमारा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसको और एक तरीका है लिखने का, जैसे हम लिख रहे थे सरफेस इंटीग्रेशन कैसे था, 2 बार इंटीग्रेशन साइन लिए थे, लाइन के लिए 1 बार, सरफेस के लिए 2 बार, तो वॉल्यूम के लिए 3 बार होगा हमारे पास, कि 3 डायमेंशन के काम होता है हमारे पास। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, इसलिए E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dv बाय आर स्क्वायर। चाहे ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों ही एक ही बात है। नीचे v लिखने का मतलब वहीं 3 बार इंटीग्रेशन ही होता है।